नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें, उस पर तबसरे, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तस्वीरें रखने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा कि किस तरह से तबलीगी अहबाब पर इस वक्त हमला हुआ है, मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। इसमें 2 अफराद के शदीद ज़ख्मी होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पेटीएम को प्ले स्टोर से निकाले जाने की खबरें आ रही हैं, यानी कि पेटीएम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। योगी राज में देखिए एक ही रात में किस तरह जो है कई कत्ल की वारदातें पेश आती हैं। मजबूर इंसानियत और जर्मनी का आलमिया में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बांडीपुरा में एलओसी पर एक मरतबा फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं, गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में जो तशद्दुद पेश आया था उसको लेकर के एसडीपीआई ने एक मरतबा फिर एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इल्ज़ाम लगाया है, उनको ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश हो रही है। ये सारी चीज़ों पर तफसीली रोशनी डालूं से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, उसकी तफसीलात नीचे है। बैक नाज़रीन आइए सबसे पहले बात करते हैं तबलीगी अहबाब पर हमला करने की खबर जो आ रही है। जी हाँ, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म सितम और हुजूमी तशद्दुद और ज़दूक़ुब के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन गुजरते नहीं कि इस तरह के हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए से मुसलमानों को हलाक करने या शदीद ज़ख्मी करने की किसी न किसी नए वाक़े की इत्तला आ ही जाती है। इसी तरह एक मामले में अब इलाका मराठवाड़ा के बीड ज़िले में शरपसंदों ने, फ़िरका परस्त अनासिर ने मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बीड ज़िले के ताल्लुक़े धारूर से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के अफराद को 16 सितंबर की रात में फ़िरका परस्त गुंडों ने अपने तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की और उन्हें शदीद ज़ख्मी करके फरार हो गए हैं। बीड जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट हर्ष पोतदार ने इस ज़िम्न में आज यूएनए को बताया कि इस मामले में कल रात 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके अलावा मजीद 3 अफराद की शनाख्त की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च टीम बनाई गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इत्तलात मिली है कि धारूर के तबलीगी जमात के अमीर और उनके कुछ साथी तदफीन और जनाजे में रात में धारूर से अम्बा जोगाई जा रहे थे शिरकत के लिए। जनाजे में रास्ते में केज अमहा जोगाई रोड पर उनकी कार खराब हो गई, जिसके सबब वो लोग रास्ते में रुककर कार का जायजा लेने लगे। कार के पानी खत्म होने से धुआं निकल रहा था, इसलिए 2 लोग पानी लाने के लिए निकल गए। इसी दौरान वहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आ पहुंचे और उन्होंने आती वहां मौजूद काजी निजामुद्दीन और उनके दूसरे साथी को गाली गलौज की और मारो इस तरह के गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने दूसरे साथियों को फ़ोन करके बुला लिया। फ़ोन करने पर फौरी करीब से 2 और मोटरसाइकिलों पर सवार 6 लोग वहां पहुंच गए और डंडों और रास्ते पर पड़े हुए पत्थरों से उनके सरों पर मारपीट करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की तज़हीक और तौहीन करने के लिए लांडे का इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल फ़िरका परस्तों की जानिब से हमेशा किया जाता है। उन्हों के ज़रिए शदीद ज़दूक़ुब और तशद्दुद के नतीजे में काजी निज़ामुद्दीन और सुहेल तंबोली दोनों बेहोश होकर गिरने के बाद उसे चलो यहाँ से मर गए कहकर राह फरार इख्तियार की। ज़ख्मियों को बीड के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहाँ पत्थर से सरों पर हमला करने से उनके सरों में 8 से 10 टांके लगाने पड़े हैं। काजी निजामुद्दीन की शिकायत पर यूसुफ वडगांव पुलिस स्टेशन में ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 07, 324, 148, 147, 323, 427, 149, 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की नज़ाकत और संजीदगी के मद्देनज़र बीड जिला एसपी हर्ष पोतदार यूसुफ वडगांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त मीडिया के ज़रिए से हो या मखसूस फ़िरक़ावाराना तंजीमों की जानिब से जो नफ़रत की बीज बोई गई है, वो पौधा इस वक्त किस तरह तनावर हो चुका है और उसकी जड़ें किस तरह से पूरे भारत की मुख्तलिफ रियासतों में फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन इस तरह मुसलमानों को निशाना बनाना, अकेले रास्ते में चलते या फिर जो है ट्रेन में होते हुए या फिर कहीं सफ़र करते हुए या फिर अचानक घर में घुस करके या फिर गाय गौकशी के नाम पर हो या चोरी के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर अलग अलग किस्म के इस वक्त वारदात जो सामने आ रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। और अफसोस का मकाम ये है कि इन तमाम वारदात के सामने आने के बावजूद हम लोग संजीदगी से इस बात को नहीं ले रहे और ना ही हमारे लीडरान इस बात को मरकज़ी हुकूमत को मनवाने में और कायल करने में कामयाब हुए हैं कि इस तरह की रोकथाम के लिए कोई मजबूत कानून बनाया जाए। लेकिन जूं का तू वैसा ही चल रहा है और हमलों में लगातार इजाफे होते रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी खबर है क्रिकेट में सट्टाबाजी की वजह से
آپ جس ایپ کو استعمال کرتے تھے پے ٹی ایم، وہ اب آپ استعمال نہیں کر پائیں گے۔ جی ہاں، ہندوستان کی ڈیجیٹل پیمنٹ کمپنی پے ٹی ایم کو گوگل نے جھٹکا دے دیا ہے۔ کمپنی کی اپلیکیشن گوگل پلے اسٹور سے ہٹا دی گئی ہے۔ پے ٹی ایم پر پالیسی یعنی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ پے ٹی ایم نے جمعہ کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے، ڈیئر پے ٹیمرز، پے ٹی ایم اینڈرائڈ ایپ نئے ڈاؤن لوڈ اور اپ ڈیٹس کے لیے فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ ہم جلد ہی واپس آئیں گے۔ آپ کا پورا پیسہ محفوظ ہے اور آپ پے ٹی ایم کو حسب معمول استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جان سکتے ہیں کہ اس طرح کی اپلیکیشن جس طرح کے استعمال کے لیے بہت ساری سہولیات اس میں میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹیکنالوجی سے جڑی ہونے اور اس طرح کے اپلیکیشنز غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح کے اپلیکیشن پر بارہا بہت زیادہ بھروسہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یوگی راج کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہی رات میں 3 جگہوں پر قتل کی واردات پیش آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یو پی میں رام راجیہ ہے۔ دیکھیے، اتر پردیش میں ان دنوں بدماشوں کے حوصلے انتہائی بلند ہیں۔ نہ انہیں پولیس کا خوف ہے اور نہ ہی قانون کی فکر۔ یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش اب قتل پردیش بنتا جا رہا ہے۔ یہاں ان دنوں قتل کے واقعات تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اتر پردیش میں گزشتہ کچھ گھنٹوں میں ہی قتل کی کئی وارداتیں ہوئی۔ ریاست میں لگاتار ہو رہے قتل کو لے کر اپوزیشن بھی حکومت پر حملہ آور ہے۔ اتر پردیش کانگریس نے یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جنگل راج اب خطرناک ہو چکا ہے۔ دراصل ریاست میں 3 بڑے قتل کے واقعات گزشتہ شب ہوئے۔ پہلا واقعہ مظفر نگر میں پیش آیا، جبکہ دوسرا جونپور میں اور تیسرا لکھیم پور کھیری میں سامنے آیا ہے۔ مظفر نگر کے رہنے والے ایک تاجر کی گزشتہ دنوں گھر میں گھس کر گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ کئی موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے بدماشوں نے اس پوری واردات کو انجام دیا۔ گھر میں گھس کر اندھادھند فائرنگ کی گئی۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں دہشت کا ماحول۔ یہ واقعہ پھوپا تھانہ حلقے کے قصبے مورنا میں پیش آیا۔ قابل ذکر ہے کہ انوج کرنوال کی دوا کی دکان ہے۔ رات کے وقت جیسے وہ گھر پہنچا تو اس کے پیچھے لگے بدماش بھی اس کے گھر میں گھس گئے۔ انوج کو 2 گولیاں لگی، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ گھر سے باہر نکلتے بدماش ہوا میں فائرنگ کر رہے تھے۔ دوسرا قتل جونپور میں ہوا اور سرپتہاں تھانہ حلقے کے ہماری گاؤں باشندہ گرام پردھان بسنت لال بند کی جمعرات کی دیر رات بدماشوں نے گولی مار کر کے قتل کر دیا۔ تو ناظرین، الگ الگ علاقوں میں جو اس وقت آ رہی ہیں خبریں جو آ رہی ہیں وہ لگاتار آ رہی ہیں، اور لگاتار ہم اس کی خبریں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان خبروں کو بھی سامنے رکھتے ہیں کس طرح یہاں پر تمنچوں کی کھلے عام خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ہر کوئی لے کر کے گھومتا ہوا نظر آتا ہے اور ہر کوئی ہوا میں فائرنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ چنگا ہے، لیکن سب کچھ چنگا نہیں ہے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں مجبور انسانیت اور جرمنی کا المیہ۔ جی ہاں، جرمنی نے یونان سے مزید 1500 مہاجرین کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک قابل ستائش قدم ہے، لیکن زینس تھوراو کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ میں پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی ناکام ہو رہی ہے۔ یونانی جزیرے لیسبوس پر واقع موریا مہاجر کیمپ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ وہاں گنجائش سے کہیں زیادہ مہاجرین تھے، جن کی تعداد 12000 کے لگ بھگ تھی۔ اب وہ لوگ لیسبوس کی سڑکوں پر بے آسرا ہیں۔ ان میں سے جرمنی نے 1500 مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دینے کا فیصلہ کیا۔ سن 2015 میں بھی جرمن حکومت نے شام، عراق اور لیبیا کی جنگوں سے پناہ کے متلاشی ہزارہ لوگوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی، لیکن اس کار خیر میں پہلے کی طرح اب بھی جرمنی تنہا کیوں نظر آتا ہے؟ موریا کیمپ کے حوالے سے جرمن حکومت کے تازہ فیصلے کو انسانی ہمدردی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن اسے ایک کمزور اور مایوس کن اقدام کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بلن حکومت کے اعلان کے مطابق متعلقہ حکام تقریباً 400 خاندانوں کی جرمنی منتقل کی لوازمات طے کرنے میں مصروف ہے۔ یہ مہاجر خاندان لیسبوس کے علاوہ یونان کی دیگر جزیروں سے منتقل کیے جائیں گے۔ ان تمام افراد نے پہلی سیاسی پناہ کی درخواستیں دے رکھی ہیں۔ اس معاملے پر جرمنی کا پیغام واضح ہے کہ برلن حکومت مہاجرین کی بوجھ تلے دبی یونانی حکومت کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ چونکہ کیمپ جل گیا اس لیے اب ان لوگوں کو آرام سے جرمنی منتقل کر دیا جائے۔ ان پناہ گزینوں میں بے یار و مددگار عورتیں، بچے اور مرد شامل ہیں۔ انہیں سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ جرمنی کا تازہ فیصلہ پناہ گزینوں سے متعلق یورپی یونین کی اخلاقی اور انسان دوستی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سے روش نہیں بنانا چاہیے۔ جرمن سیاستدانوں کا بارہا کہنا رہا ہے کہ یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر برسلز میں ہے، لیکن جب پناہ گزینوں کو لینے کا مسئلہ اٹھتا ہے تو باقی ملک اس کا بوجھ برلن پر ڈال دیتے ہیں۔ اس معاملے پر خصوصاً مشرقی یورپی ممالک ایسے پیٹ دکھاتے آئے ہیں کہ جیسے ان کا اس انسانی بحران سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جرمن حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ انسانیت کے ناطے اس قسم کے اقدامات اٹھاتی ہے تو ملک میں نسل پرست انتہا پسند اس کی شدید مخالفت میں نکل آتے ہیں اور اپنی سیاسی دکان چمکاتے ہیں۔ اسی طرح جرمنی کا ہر چھوٹا یا بڑا اقدام یورپ پر حاوی ہونے کی کوشش سمجھا جاتا ہے۔
जर्मनी की सियासत में इंसान दोस्ती और इंसानी अक़दार की बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके बावजूद उसे भी दीगर मुल्कों की तरह तनकीद का सामना रहता है कि इसके कौल फ़ेल में कहीं तज़ाद तो नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, आप लोगों को ये खबर रखना ज़रूरी है कि जिस मोरिया कैंप के 1500 से ज़ायद महाजिरीन को मुंतकिल किए जाने की बात कही जा रही है, अभी हाल ही में यहाँ पर बहुत ज़ोर से आग लगी थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर लोगों का बहरान पैदा हुआ था और इंसानी एक किस्म की तकालीफ में यहाँ के इंसान आ गए थे जो यहाँ पर मुहाजिर थे, रिहाइश पजीर थे। और आप लोगों को ये बात वाज़ेह कर लेना चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से जो मुहाजिर निकल के आ रहे हैं, इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ मुसलमानों से है। यहाँ यही वजह है कि यूनान इनको कभी लथेड़ देता है, पीछे भगा देता है, तब जाकर कि तुर्की उनको सहारा देता है। अलग अलग रास्तों से यूरोपीय ममालिक में घुसने की कोशिश में ये लोग किसी न किसी मुल्क के बॉर्डर में आपको नजर आएंगे। अब तक न जाने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कई सारे मुहाजिरीन जहाँ की बस्ती, जिनकी बस्ती खाना जंगी शिकार हो गई, जिनके शहर जिसमें यमन भी आता है, सीरिया भी आता है, मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पर जो लगातार बमबारी होती है और खाना जंगी आम है मकामी तंजीमों के दरमियान, एक दूसरे मुल्कों के दरमियान, या एक मुल्क दूसरे मुल्क पर खाजिब हो चुका है और अलग अलग अंदाजे से, अलग अलग बहाने से एक दूसरे मुल्क को तोड़ने की कोशिशें होती हैं। तमाम चीज़ों से मायूस होकर के एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब मुंतकिल होने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक था मुहाजिर कैंप मोरिया, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रह रहे थे। अचानक ये पूरा कैंप नजर आतिश हो गया, तो अब उनमें से 150 खानदान को, 1500 लोगों को लेने की कोशिश कर रहा है जर्मनी। इसी कदम को इस वक्त काबिल सताइश करार दिया जा रहा है। 1500 मुहाजिरीन को पनाह देने का फैसला ये है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए उधर यलवसी से खबर आ रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज फिर गोलाबारी हुई है। शिमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के ग्रेस के बकटूर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुमे की सुबह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। पुलिस ज़राए ने बताया कि ग्रेस के बकटूर इलाके में तारबल गांव के नजदीक भारत के दरमत पोस्ट और पाकिस्तान के लोसार पोस्ट से जुमा की सुबह तकरीबन 11:15 बजे गोलाबारी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि माह-ए-रवा के दौरान तरफैन के दरमियान गोलाबारी के तबादले का ये चौथा वाकया है, यानी लगातार एक दूसरे पर जो है इस वक्त गोलाबारी चल रही है। पुलिस और फौज ने इसी इलाके में 14 सितंबर को जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाकर असलहा और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया था। कबल से इसी इलाके में 2 जंगजुओं की लाशें जो एक दरिया में डूब गई थी बरामद की गई थी। काबिल जिक्र बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में सरहदों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान गोलाबारी के तबादले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो बहुत ही तशवीशनाक बताया जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक आखिरी खबर की जानिब आपको ले चलूं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI, इस पार्टी को आप जानते हैं, इसकी कर्नाटक की शाख के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हन्नान ने एक अखबारी एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने उन इल्ज़ामात को रद्द करने की कोशिश की है जो उनके पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। पार्टी को बदनाम किए जाने के खिलाफ तफसीली वजाहत और हकाइक पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु DJ हल्ली में हुए फसादात के पीछे SDPI का हाथ नहीं है। 11 अगस्त 2020 को एक बदमाश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए सोशल मीडिया पर इहानत आमेज पोस्ट किया था। इस पोस्ट को देखने के फौरन बाद मकामी SDPI रहनुमा मुजम्मिल पाशा ने DJ हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और इस मामले में स्टेशन के अंदर ही पुलिस अफसरान से गुफ्तगू कर रहे थे। उसी वक्त थाने के बाहर मुश्तइल लोगों का हुजूम जमा हो गया और नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर मुजम्मिल पाशा और दीगर मकामी SDPI रहनुमाओं ने लोगों को मुतमईन करने और पुरसुकून करने की सख्त मेहनत की। रियासत के अवाम ने इसकी वीडियो तस्वीर देखी हैं। बाद में सियासी दबाव में आकर पुलिस ने अमन की खातिर मुसलसल कोशिश करने वाले SDPI रहनुमाओं को ही बेंगलुरु तशद्दुद मामले में मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल कर लिया। इसके अलावा SDPI के दफातर तक को पुलिस के जरिए छापा मारा गया। पुलिस के छापा मारने के बाद कुछ ज़राए अबलाग ने SDPI दफ्तर में मुहलिक हथियार दरियाफ्त होने की झूठी खबरें फैलाई। बिकाऊ मीडिया ने मनमानी कहानी तैयार करके SDPI के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला दिया। दरअसल फसादात के पीछे रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस की मुकम्मल नाकामी उजागर हो रही थी। इस पर पर्दा डालने के लिए और सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए SDPI को इस मामले में खींच लाया गया। रियासत में BJP हुकूमत बरसर इख्तिदार है। पुलिस और मजिस्ट्रेट तफ्तीश जारी रहते वक्त ही BJP ने हकाइक जांच नामी ड्रामा करके RSS और BJP की हिमायत याफ्ता लोगों के जरिए तैयार करदा रिपोर्ट में फसाद की जिम्मेदारी SDPI पर डाल दिया है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तमाम साजिशों के पीछे के हकाइक को लोगों के सामने रखें। SDPI
ریاستی جنرل سیکریٹری عبد الحنان نے SDPI پارٹی کے مقاصد کا مختصر تعارف کرتے ہوئے کہا کہ آزاد بھارت کی حقیقی امنگوں کو پورا کر کے ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے قابل اعتماد سیاسی پارٹی کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ SDPI سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا اس خلا کو قابلیت کے ساتھ کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، SDPI کو جس طرح بنگلور کے فسادات میں یا جو معاملات جو تشدد پیش آیا شروع دن سے اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس معاملے کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے کہ اب تک کئی مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور گرفتاریاں جاری ہیں اور الگ الگ جو ہے ان پر دفعات نافذ کریں اور سخت قوانین لگا کر کے ان پر جو ہے ظلم و ستم کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ یہی بات یہاں کے علماء کرام میں اور مختلف تنظیموں بھی بات کو تشویش سے دیکھا گیا تھا، اور حال ہی میں 2 دن قبل جو ہے یہاں کے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ جو ہے بے قصوروں کو چھوڑا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دوسری جانب SDPI کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اسی وجہ سے SDPI نے اس پریس ریلیز کو جاری کرتے ہوئے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ بنگلور میں اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ بڑا پریشان ہے اور وہ ان کے اہل خانہ جن کے نوجوان اس وقت یا تو گرفتار ہیں اور بہت زیادہ اس وقت ڈپریشن میں شکار ہیں، ان لوگوں کی بھی مدد کرنا ہم تمام ان کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔